समझ गया मैं तेरा बहाना, देर से आना या ये कहना वादा निभाया, ओ मेरे राजा। का दूसरा शाब्दिक अर्थ है संस्कृत में न अलम ददाती इति नालंदा। इसका हिंदी हुआ जहाँ ज्ञान देने का अंत नहीं हो वो जगह नालंदा है। यानी समझ जाओ, अपने आप में घमंड कभी मत करना, ज्ञान का कभी अंत नहीं होगा, उम्र का अंत हो जाएगा। ये कभी समय क्या होता था कि मंत्र भी बोलते थे और इशारा भी देते थे। कैसे? बुद्धम शरणम गच्छामि, इस तरह से वो ताली लगा। तो ईंट उसी समय का लगा हुआ है ना सब? हाँ सर। और ये बिहार राज्य नहीं थी, मगध राज थी। मगध की राजधानी पहले राजगीर था, जहाँ के राजा बिंबिसार थे। उसी समय भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो हम आ चुके हैं आज नालंदा के विश्वविद्यालय में, जो बहुत ही प्राचीन ये विश्वविद्यालय है भारत का। और आइए आपको आज पूरा वीडियो दिखाएंगे यहाँ पे। और हमारे साथ होंगे डॉक्टर रंजन कुमार सिंह, जो इस पूरे विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में पूरा ज्ञान देंगे, पूरा जानकारी देंगे। तो आइए वीडियो में बने रहिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का ये व्यू चारों तरफ से आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह का है नालंदा विश्वविद्यालय का दृश्य। और यहाँ पे देख सकते हैं पुरानी अवशेष यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे लोग काफ़ी आए हुए हैं। आज संडे का संध्या का समय है और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह का व्यू है, किस तरह का लोकेशन है। और हमारे प्राचीन इतिहास भारत का ये है। आप देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, जो लगभग 400 ईस्वी में बनाया गया था, 412 या 15 ईस्वी के लगभग। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ हैं अभी डॉक्टर रंजन कुमार, और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे, हमको भी बताएंगे और जितना भी स्टूडेंट आए उनको भी बताएंगे। तो आइए वीडियो में बने रहिए। जगह आप लोग देखने आए हैं, कौन सा जगह है? नालंदा कहने से काम नहीं बिहार चलेगा। का प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को देखने आए है ना। Yes. पुरानी नालंदा विश्वविद्यालय, तो मन में प्रश्न होता है कितना पुराना है। तो 1600 वर्ष पुरानी विश्वविद्यालय यह नालंदा है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में मगध देश के राजा सम्राट कुमार गुप्त ने यह विश्वविद्यालय को बनाया था। ये बिहार का पुराना नाम क्या था? मगध। मगध राज। तो मगध देश के राजा थे सम्राट कुमार गुप्त पीरियड में ये नालंदा विश्वविद्यालय बने। उस समय पूरे विश्व में 3 विश्वविद्यालय था, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। तक्षशिला अभी पाकिस्तान में चले गए, रावलपिंडी के पास में है। ये नालंदा है जहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा होती। और विक्रमशिला है वो बिहार के ही भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तीनों हमारे भारत में ही थे। इसी वजह से आप इंडिया को जगत गुरु कहते हैं, विश्व गुरु पहले से ये इंडिया आपका था। जब ये विश्वविद्यालय नालंदा बने थे उस समय यहाँ फर्स्ट चीनी यात्री फाहियान आए थे गुप्त पीरियड में, लेकिन नालंदा के बारे में कोई इतिहास को नहीं लिखा। दूसरे राजा 7वीं शताब्दी में कनौज के राजा हर्षवर्धन थे। उस समय यहाँ सेकंड चीनी यात्री ह्वेनसांग आए। ह्वेनसांग इस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट भी थे, टीचर भी रहे। उन्होंने पूरी नालंदा की डायरी को लिखा है। उनकी डायरी का नाम है सीयूकी। सीयूकी का हिंदी हुआ भारत यात्रा वृत्तांत। वो पूरे भारत का यात्रा लंबा और 3 माइल चौड़ा है। यह नालंदा 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा। इसके 4 मुख्य दरवाजे थे, चारों 4 दिशाओं में थे। मेन दरवाजे पर जो द्वारपाल होती वह द्वार पंडित के नाम से जानी जाती। जो भी छात्र यहाँ चाइना, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा का एडमिशन के लिए आते, उनका टेस्ट इंटरव्यू गेट कीपर लेने के बाद उनकी एडमिशन। अब आप लोग स्वयं सोचो बच्चे, जिस विश्वविद्यालय का द्वारपाल ही महान पंडित हो तो यहाँ का प्रोफेसर, प्रिंसिपल कितनी नॉलेज करे। उस जमाने में नालंदा में 10,000 स्टूडेंट, 1,500 टीचर।
10,000 छात्र थे। जिस समय कोई आबादी नहीं थी, उस समय यहाँ 10,000 स्टूडेंट और 1500 प्रोफेसर थे। यहाँ 108 सब्जेक्टों की पढ़ाई होती थी। पाली, प्राकृत, संस्कृत, बौद्ध कला, बौद्ध दर्शन शास्त्र, ज्योतिष विद्या, तांत्रिक विद्या, वेद, उपवेद, मेडिसिन, खगोलिक, चिकित्सा। यहाँ का बोलबाल भाषा जो चलता था वह पाली भाषा। जितने भी बौद्ध धर्म का शास्त्र है सब पाली में। लिपि जो लिखे जाते थे वह संख लिपि और ब्राह्मणी लिपि में लिखे जाते थे। उस समय यहाँ के भाई चांसलर थे पंडित शीलभद्र, का नाम पढ़े होंगे। अतिश दीपंकर, श्री ज्ञान, नागा अर्जुना, गुरु पद्म संभवा, आर्षदेव, धर्म कीर्ति, चंद्र कीर्ति, शांति देव, ये सब यहाँ के स्कॉलर टीचर थे। उस समय इस विश्वविद्यालय में 3 बड़े पुस्तकालय थे, लाइब्रेरी, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न रंजिका, रत्नोदधि। रत्न सागर जो लाइब्रेरी थी वह 9 मंजिला का बना हुआ बिल्डिंग। यह विश्वविद्यालय का दुर्भाग्य है। 1200 ईस्वी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किए, छात्रों को भय दिखाकर मार भगाए, तोड़ फोड़ किया और आग लगा दिए। जिनके आग लगाने से यहाँ की पुस्तकालय में 6 महीने तक आग लगी रही। आप क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चे, कौन ऐसी बुक थी सर जो 6 महीने तक जलता रहा? तो उस समय पेपर का बुक नहीं होते थे, तामपत्र होते, भोजपत्र होते, तारपत्ते होते। तो भोजपत्र, तारपत्तों में आग लगने से कॉपर को गलने में यहाँ 6 मंथ टाइम लगा। उसके बाद भूकंप आई, जिससे ये सारी बिल्डिंग टूट गई। धीरे धीरे मिट्टी कनाकर चिपक गया, ये सारी बिल्डिंग मिट्टी की पहाड़ हो गई। आसपास नए लोग, गांव वाले लोग बस गए। इसके ऊपर लोग खेती का काम कर रहे थे। इसकी खुदाई 1861 में लॉर्ड कनिंघम ब्रिटिश ने ह्वेनसांग की डायरी के आधार से यह प्लेस को चिन्हित किया, क्योंकि ब्रिटिश जानते थे कि यहाँ बौद्ध धर्म की कला में बहुत सारे अष्ट धातु की मूर्तियाँ मुझे मिलेगा। इस लोभ में उन्होंने खुदाई करना आरंभ किए। जो अष्ट धातु का बुद्ध का मूर्ति मिला वो ब्रिटिश लेकर चले गए। अब शेष छोड़ गए हैं, जो हम लोग नालंदा देखेंगे। अभी नालंदा 1 किलोमीटर की खुदाई हुआ है। 9 किलोमीटर पर गांव के ऊपर बसे हुए टिल्हे के ऊपर गांव है। ग्रामीण लोग मिट्टी खोदते हैं, पुरानी स्टैचू, पुरानी मूर्तियां आज भी मिलते हैं। लेकिन आगे खुदाई काम भारत सरकार का बंद है। जो भी देख रेख है सब भारत सरकार का है। 15 जुलाई 2016 को यह साइट को यूनेस्को ने महत्व दे दिया, इसलिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नालंदा शामिल हुए 15 जुलाई 2016। आपके मन में प्रश्न ये भी होगा कि सर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी इसी जगह पर नालंदा क्यों बनी? तो आज से 1600 वर्ष पुराना नालंदा बना। उससे 1000 वर्ष पहले भगवान महावीर और भगवान बुद्ध थे। बुद्ध महावीर का टाइम है 6th सेंचुरी BC। 600 ईसा पूर्व में भगवान महावीर बुद्ध के टाइम में ये नालंदा नहीं थी। इस जगह को लोग अम्रपावारिका वन कहते थे, मैंगो गार्डन था। और ये बिहार राज्य नहीं थी, मगध राज थी। मगध की राजधानी पहले राजगीर था, जहाँ के राजा बिंबिसार थे। उसी समय भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ से उन्होंने धर्म को स्टार्ट किए। राजा बिंबिसार को उपदेश देने वे राजगीर आई। उस क्रम में वे नालंदा आया करते थे। यहाँ आकर नालंदा के 2 छात्रों को उपदेश दिए। एक का नाम था सारिपुत्रा, दूसरा का नाम था महामुगलायना। महामुगलायना का मृत्यु आज सांची में है, जो सांची स्तूपा के नाम से जानते हैं। वो मध्य प्रदेश भोपाल में है। सारिपुत्रा का स्तूपा का निर्माण सम्राट राजा अशोक ने किया। अशोक पहले बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे। जब वो 3 सेंचुरी BC में कलिंग की युद्ध किए, बहुत सारे हिंसा किए, उसके बाद अहिंसो परमो धर्म को अपनाए। अपनी पुत्री संघमित्रा को लगाए, अपने पुत्र महेंद्र को लगाए और इंडिया से लेकर श्रीलंका तक 84,000 स्तूपा का निर्माण किए। स्तूपा मीन समझते हो बच्चे, किसे कहते हैं? बोलिए। नहीं कह दो, नहीं सीधे गुरु से कभी नहीं कहो। जानो तो हाँ बोलो।
देखो सर, स्टैचू आपने बोला, स्टैचू मैंने कला की पढ़ाई पढ़ते थे, इसलिए बुद्ध की मूर्तियां लोग बनाते थे। स्तूपा हम शब्द जो बोले यह पाली शब्द है। आप स्तूपा को इंग्लिश में मेमोरी कहेंगे। कैसे? जैसे बौद्ध भिक्षुक लोग होते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग जब मर जाते हैं तो उनको हिंदू ऐसे ही जलाए जाते हैं, और जले हुए अस्थि के ऊपर जो स्मारक बनते हैं, जो सॉलिड होता है, उसे पाली शब्द में स्तूप कहते हैं, जो सॉलिड होता है। आपने अभी राजगीर गए हैं, विश्व शांति स्तूपा, वो भी देखे होंगे, गोल ऐसा सॉलिड है। सारनाथ में देखे होंगे, वैशाली में देखे होंगे। उसी तरह स्तूपा स्मारक को कहे जाते हैं। और जहाँ पूजा किए जाते हैं उस जगह को चैत्याज कहते हैं। चेतना करना, ध्यान करना, पूजा करना। बुद्धिज्म में 2 यान होते हैं, हीनयान और महायान। तो हीनयान वाले मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ये नालंदा आपका महायान यूनिवर्सिटी थी, इसलिए लोग मूर्ति पूजा करते थे। इसलिए एक साइड में मंदिर मिले हैं, उसे चैत्याज कहते हैं, एक साइड में हॉस्टल मिला है। हॉस्टल को पाली शब्दों में मोनास्ट्री कहते हैं। यानी नालंदा ओनली जेंट्स एडमिशन थी, लेडीज अलाउ नहीं थी। यहाँ के छात्रों का वेशभूषा था माथा मुराई हुए, गिरुआ वस्त्र धारण की। यानी बौद्ध भिक्षुक के निवास स्थान को बौद्ध विहार बोले जाते। VIHAR विहार माने रहने का जगह हुआ। अब पेट फट गया तो हो गया विहार, VIHAR विहार माने घूमने का जगह। तो आगे चल के हम लोग घूमेंगे। किन्हीं बच्चों को कोई प्रश्न है तो उत्तर बोलिए। यहाँ सर आपने बोला हम नहीं समझ पाए, फिर से बोलिए। फिर से बोलेंगे, पूछ सकते हैं। किन्हीं को प्रश्न है बच्चे? नहीं तो चलिए अब हम लोग आगे देखें। साथ में रहना, जिसको जानना। और यहाँ पे क्या चल रहा है सर? 1 मिनट थोड़ा सा देखिए, वहाँ पे स्ट्रेचर लगाया गया है, वो सब क्या हो रहा है? इसको अंग्रेज ने बरस से साफ किया तो ओरिजिनल ईंटें मिले। ईंटें देखिए, हमारी घर की ईंटें अभी 100 वर्ष नहीं होती। ये नेचुरल मिट्टी की पकी हुई है, इसलिए ये पुरानी है। अभी हमारी मिट्टी में रासायनिक खाद देते, इसलिए शक्ति छिन्न हो जाती है। ईंटों की ज्वाइंट में देखिए सीमेंट नहीं थी, ईंट के पाउडर थे, सुरकी, चूना, मिट्टी, गुड़, उड़द का दाल, बेल का फल और कत्थी से ज्वाइंट। गुड़ उड़द की दाल खाने के लिए नहीं मिलते, ये गुड़ से लोग बिल्डिंग बनाए हैं। तब ना कहा जाता मेरा देश भारत माने, जहाँ गुड़ से बिल्डिंग बनी। आओ आगे हो जाओ, रास्ता उधर छोड़ दो। अभी तक नालंदा हमने बोला 10 किलोमीटर में था, 1 किलोमीटर की खुदाई हुआ, मुख्य दरवाजा नहीं मिला। ये दीवार काट कर दरवाजा बना, जिसके ऊपर सीमेंट की ढलाई नया है ना जी। अभी नया दरवाजा है, पहले से इतने दरवाजा नहीं बड़े था। आप कमरे थे, ये दीवार था, ये दीवार को काट कर ये दरवाजा बना। पहले से हमने बोला सर कि 10 किलोमीटर के एरिया थी तो 4 दरवाजे थे। खुदाई 1 किलोमीटर हुआ, अभी एक भी नहीं मिले। अभी हम लोग भूकंप से फर्स्ट लेयर पर खड़ी हैं। ये खोदे गए ग्राउंड लेयर का हॉस्टल कमरे हैं। एक छात्र के लिए रहने के लिए एक रूम है, उनके निकलने के लिए वो दरवाजे हैं, वो कॉरिडोर हैं। इनके ऊपर छत होती थी, लकड़ी ईंट की छत, और छतों में ही खिड़कियां होती, स्काईलाइट वेंटिलेटर सिस्टम। माने बारिश हुआ जो पानी निकल गया और रोशनी हवा यहाँ से डायरेक्ट कमरे में जाती थी। वो छत सारी टूट गई 200 वर्ष बाद। दूसरे राजा हर्षवर्धन तो ये बिल्डिंग को ढक दिए, इसलिए दरवाजे बंद दिख रहे। इसके ऊपर नई बिल्डिंग बनी, तीसरे राजा इसके ऊपर बनाए। ऐसे 11,500 कमरे थे, 330 मिले हैं, जो आगे चल के आप देखेंगे। ये जो काम चला है ना, ये ईंटें सब काला हो रहा है ना बारिश से, इसलिए उसको केमिकल से साफ किए जा रहे हैं। और कोई काम नया नहीं बनेगा। नए के लिए नई यूनिवर्सिटी बना है, वो राजगीर में है आप लोग के पढ़ने के लिए। उस यूनिवर्सिटी का नाम है इंटरनेशनल नालंदा यूनिवर्सिटी इन राजगीर। एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल का ये पैसेज है, कॉरिडोर, जिसमें आप लोग एक हिंदी पिक्चर में देखे होंगे सर, जौनी मेरा नाम। वो देवानंद हेमा मालिनी का गाना का शूट इस जगह का है, जिसमें गाने का बोल याद आया होगा, ओ मेरे राजा, ओ छोटी हाथ जाओ ना, आराम से आराम से।
नॉन घूमने आए हैं, थोड़ा दिखाएंगे, घुमाएंगे, आप कुछ बताएंगे? हाँ खाली ये ध्यान रखिए दूसरे ग्रुप इसमें नहीं चल, नहीं, तो दूसरे आपका बच्चा पीछे वही आएगा, ऐसा होता है इसलिए हम कि आज से 2600 साल पहले जब ये नालंदा नहीं थी तो सोचो यह आम का जंगल था। ऐसी जंगल में इस स्थान पर भगवान महावीर और बुद्ध आए थे। ऐसे आप लोग अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री पढ़े होंगे कि भगवान महावीर का जन्म स्थान वैशाली डिस्ट्रिक्ट के कुंडपुर ग्राम में हुआ, लेकिन दिगंबरी साध्वी नंगे लोग जो हैं वो मानते हैं कि ये नालंदा कुंडलपुर है जहां उनका जन्म स्थान है। 2 किलोमीटर आगे है कुंडलपुर। और श्वेतांबर वाले लोग होते हैं वो मानते हैं कि महिला का पहला बच्चा मैके में होता है तो वो आपका ये जमुई में वो बताते हैं। तो इसलिए जन्म में मतभेद है। भगवान महावीर का निर्माण उनका पावापुरी में हुआ। तो भगवान महावीर यहाँ से चले जाने के बाद बुद्ध आए। बुद्ध के याद में अशोक ने ये बिल्डिंग को स्तूपा का बनाए। जब ये यूनिवर्सिटी 700 वर्षों तक चला, उसके बाद ये मिट्टी के नीचे दब गई थी। तो देखो ऐसा ये मिट्टी, इतना मिट्टी के नीचे नालंदा टिल्हा था। इसको बरस से साफ किए तो इधर हॉस्टल लाइन मिला है, रहने पढ़ने की जगह हम लोग देखेंगे। ये सारे हम लोग देखेंगे पूजा करने की जगह। जहाँ हम खड़ी हैं ये प्लेटफार्म है, योगा प्लेटफार्म। बुद्धिज्म में बताए गए हैं बाबू, बुक पढ़ने से नॉलेज नहीं होगा आप लोग को। बुक पढ़ने से पहले आप लोग को चाहिए योगा, ध्यान और साधना करने के बाद स्टडी करोगे ना तो ज्ञान ज़्यादा होगा। मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है? आप जानते हैं कि मेरे मोबाइल जब फुल हो जाते हैं तो उसको डिलीट करते हैं। उसी तरह आप मेडिटेशन करेंगे तो स्मरण शक्ति आपका बढ़ेगा। समझा बच्चे? यही ये जगह का नाम ही है नालंदा। न अलम दा, न मीन्स होता है नहीं, अलम मीन्स होता है बेकार, दा मीन्स होता है देना। यानी नालंदा कुछ बेकार नहीं दे, साकार दे। जो आए वह विद्वान बनकर ही निकले। विद्वानों की नगरी नालंदा है। आप स्वयं बच्चों समझो कि यहाँ 108 सब्जेक्टों की पढ़ाई होता। अब मनुष्य का उम्र कितना है? 100 वर्ष। इसलिए नालंदा का दूसरा शाब्दिक अर्थ है संस्कृत में न अलम ददाति इति नालंदा। इसका हिंदी हुआ जहाँ ज्ञान देने का अंत नहीं हो, वो जगह नालंदा है। यानी समझ जाओ, अपने आप में घमंड कभी मत करना। ज्ञान का कभी अंत नहीं होगा, उम्र का अंत हो जाएगा। ये कभी मत कहना कि हम तुमसे ज़्यादा जानते। ये दीवार देखिए सब पुरानी है, लेकिन वर्षा से देखो बाबू ये दीवार गिर चुकी है। तो नई ईंटें ही लग रहे हैं, पुराने हैं। अब पुराना ईंटा देखो लग रहा है नया, है ना जी? वो कुछ नहीं हुआ है जो रिपेयर, लेकिन उसमें कुछ है। यही इतिहास के पन्नों में रहते हम लोग पहले चलिए रहने, पढ़ने, पढ़ाई करने, जल पीने के कुआं, अनाज रखने का भंडारण, ये सब देखते हुए, क्लासरूम देखते हुए फिर यहाँ आएंगे तब फोटो। ऐसे यहाँ से ज़्यादा दूरी से ये 2 ताक में बुद्ध की मूर्ति होती थी। जो छात्र हॉस्टल के अंदर आते बुद्ध को नमस्कार करने के बाद यहाँ की मूर्तियाँ सब म्यूजियम में रखे हैं। ये लकड़ी के दरवाजे थे, दरवाजों के पीछे ये लकड़ी का खील लगाने का सिस्टम होती। ये दरवाजे जो जल गए हैं ये सब देखो जलने का पुराना दाग है। किनको कोई प्रश्न है? बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? ये देखो बच्चे, ये सब पुरानी ईंटें हैं, ये सभी नई ईंटें हैं। सीमेंट वाला ये नई कार्य है, लेकिन ये सारे कमरे एक एक छात्रों के लिए रहने के लिए एक एक कमरे हैं। यानी एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ 30 स्टूडेंट रहते और 3 टीचर रहते।
यानी 10 स्टूडेंट का कमरा है, एक टीचर का, 10 स्टूडेंट एक टीचर होते। ये दरवाजे होते, दरवाजे लगाने का सिस्टम, दीवार की मोटाई 3 फुट से 12 फुट है। ठंडे के दिन में ठंडा हवा नहीं, गर्मी के दिन में गर्म हवा नहीं। रूम नेचुरल एसी। दूसरी फायदा था, एक रूम के बच्चे जो आवाज़ करते दूसरे कमरे में आवाज़ नहीं जाते। हो सके उस जमाने में आपका भी कमरा रहा होगा, तो अपने अपने कमरे को पहचानो। बच्चे लोग एक तरफ से हो जाइए, एक तरफ से बच्चे लोग एक तरफ से जाइए, एक तरफ जाने का, एक तरफ आने का। चलो ये सब पुराने ईंटें हैं। हाँ सर, देखिए नमक लगता है, इसमें देखिए नमक लग गया है ना। आप स्वतः पहचान जाइएगा। और इसमें सब चूना होना लगता है यूज किया गया है, सब सुर्खी चूना है सब। नाइजीरिया से कहा है। और ये सब क्या है सर? ये जो पत्थर है बड़ा बड़ा हर जगह पे। कहाँ से आए हैं? हम लोग आए रोहतास जिला से, सासाराम से। आइए बच्चे जल्दी जल्दी। पीछे वाले फास्ट रहिए था ना, सुनिएगा। क्लास में पीछे, यहाँ भी पीछे, घूमने में भी पीछे, नीचे नीचे तो कहीं तो आगे रहिए। देखो बच्चे, आगे हम लोग देखा रहने के लिए ये आंगन जो होता था उस समय का क्लासरूम है। आप कहेंगे सर हम लोग तो अभी छत के नीचे पढ़ते, उस समय पहले लोग वृक्ष के नीचे पढ़ते थे, आंगन में पढ़ते थे। और अब आप लोग क्लासरूम में जब खड़ी हैं तो आप लोग बता सकते हैं क्लासरूम में ऊंची स्थान किनका होता है? गुरु का स्थान। वो आप यहाँ सर, बस थोड़ा सा आप खाली ऊंचा पर आ जाइए। आप भी गुरु हैं सर? आप भी गुरु हैं। तुम लोग नीचे नीचे आओ। देखिए ये टीचर का स्थान हुआ, ये गुरु का स्थान हुआ। उस समय ये बिल्डिंग नहीं थी। ये स्टूडेंट था ना? 10-10 स्टूडेंट यहाँ बैठ गए, 3 टीचर यहाँ खड़ी हो गए, आपस में ग्रुप डिस्कशन होते थे। जैसे कैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना, डिस्कस करते, उस समय क्या होता था कि मंत्र भी बोलते थे और इशारा भी देते थे। कैसे? बुद्धम शरणम गच्छामि, इस तरह से वो ताली लगाते थे। अब तुम लोग बता सकते हो ऐसे क्यों करते हैं? अच्छा में यानी कि जाना, जैसे इशारा देते जाने के। ये साउंड क्यों बताए? ऐसे होता तिब्बत नेपाल सिक्किम में अभी भी क्लास होती है। तो ये क्यों होता है? इसलिए कि आप क्लास में बैठे हैं, आपका ध्यान हो सके घर चला गया हो। जब ये साउंड होगा तो आप क्लास में पुनः प्रस्थान कर जाएंगे। इसीलिए वो लोग इस तरह से क्लास करते थे। और ऐसा नहीं था कि एक स्टूडेंट को 10 ब्लॉक जाकर 10 सब्जेक्ट पढ़ना है। एक स्टूडेंट एक ही हॉल में रहते और एक ही सब्जेक्ट के विद्वान बने रहते। अब आपकी इच्छा है डबल एम ए, ट्रिपल एम ए, जितनी सब्जेक्ट पढ़ी। यहाँ खाना पीना रहना सहना मेडिसिन सब फ्री था। सब राजा लोग मेंटेनेंस करते थे। जो इन 2 कमरे से जला हुआ चावल मिला है, इसलिए प्रमाणित होता है वो अनाज रखने का भंडारण है। कहीं बिल्डिंग की छत नहीं मिली है, उसकी छत आप लोग अंदर जाकर देखेंगे, विदाउट पिलर सपोर्ट। पास में वो कुआं है जो जल पीने के लिए है। लेकिन आप कहेंगे ना कि सर ये क्लासरूम में क्या है, तो ये बौद्ध स्तूपा दूसरे राजा ने बनाई। 200 बरस बाद ये बिल्डिंग जब बंद हुआ तो दूसरे राजा ने स्तूपा बनाकर इसके ऊपर नए हॉस्टल बनाए और यह क्लासरूम फिर यहाँ चला गया। तो आप कह सकते कैसे बता रहे हैं सर कि ये 5वीं की है 7वीं की है? जी सर। तो पहले राजा लोग, अभी हमारे नीतीश जी विद्यालय बनाते हैं तो क्या करते हैं? नेम प्लेट लगाते हैं। पहले के राजा लोग नेम प्लेट नहीं लगाए जाते थे, राष्ट्रीय चिन्ह देते थे।
कहीं टाइगर अशोकन पिलर मिलता है, हम लोग समझ जाते हैं ये मौर्य डायनेस्टी की बिल्डिंग है। अशोकन पिलर आप देखेंगे आप स्वतः समझ जाएंगे ये मौर्य डायनेस्टी की। उसी तरह यहाँ से खुदाई के क्रम में गुप्त काल के सिक्के मिले उस जमाने के। स्वर्ण काल सोना का सिक्का उस समय चलते थे। गुप्त काल को स्वर्ण युग काल कहे जाते इंडिया में। तो उस समय के सिक्के में धनुष के सिंबल मिले। तो धनुष की सिंबल जो है गुप्त काल की चिन्ह है। आप लोग अपने पैर के नीचे देखो लिखा धनुष के ऐसा बना हुआ, यहाँ नहीं आगे वहीं पे खड़े हो जाओ, इसको देखो वहीं पे क्या है? ये देखिए आधा धनुष दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ से धागा बंधा जाएगा तो आधा धनुष ही दिखाई देगा, आधा ये छत। ये धनुष है तो पहले प्रार्थना कर। उस समय जो यहाँ लोग रहते थे इन मंदिरों में आकर बुद्ध की प्रार्थना लोग करते। यानी यहाँ एक बुद्ध की मूर्ति थी। इसके ऊपर छत होने से रूम अंधेरा होता था, लाइट की व्यवस्था नहीं थी। तो इन कमरों में उस समय ऐसे घर घर गौ पाले जाते। आपके घर में देखे होंगे ऐसा ऐसा दिया रखने वाला ताप। लेकिन इन कमरों में लाइट के लिए क्या किए, दो पत्थर रखे हैं। जो ये स्टोन है साधारण स्टोन नहीं है, इस स्टोन का नाम है माइका स्टोन। अब कौन बच्चे बताएंगे माइका माने क्या होता है? अबरा जो चमकीले पत्थर होते हैं इन पर एक कॉपर का प्लेट होता था और सूरज की लाइट जब कॉपर पर आती तो ये लाइट कमरे को प्रकाशित करते। सोचिए उस जमाने में इंडिया में रेफ्रिजरेटर सिस्टम, इसीलिए आप टॉर्च का मोबाइल डालेंगे तो इस पर ये लाइट करेगा क्योंकि अबरा का पत्थर है। और वो कुआं स्टोर रूम देख के आइए बच्चे तो आगे तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा। और ये बच्चे जा रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर एक कुआं है और उस कुआं देखने के लिए सारे बच्चे जा रहे हैं। और आप सबको यहाँ से हम आगे की ओर ले चलेंगे। अभी नालंदा विश्वविद्यालय पूरा घूमना है, बहुत कुछ बाकी है। तो आप सब वीडियो में बने रहिए और लाइक कमेंट करते रहिए और अच्छा लगे वीडियो तो एक दूसरे को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आप देखते तो ऐसा नहीं मानते, इसको जब साफ किए गए तो अभी हम लोग ऐसा देख रहे हैं। पहले ऐसा पहले मिट्टी से ढका हुआ था इसको और इसे सब साफ करके यहाँ पे फ्रेश कर दिया गया है। तो ये मिट्टी अपने आप आई थी कि किसी ने ढका था इसको? किसी ने नहीं ढका, कोई आबादी रहेगा तब न ढकेगा। तो कैसे मिट्टी आ गया इतना ऊपर? 600 वर्षों तक मरुस्थल को आप क्या कहेंगे, कैसे वहाँ मिट्टी आ गई? आप बंद कमरा करके जाते जहाँ तो परत जम जाती है एक ही महीना, धूल की परत जम जाती है। और 600 वर्ष 100 वर्ष में तो कितना मिट्टी जमा होगा आप बताइए। और हर वर्ष 100 वर्ष में 100 वर्ष मानिए कि वर्षा चला तो पेड़ पौधा उग गया और गर्मी हुआ तब मिट्टी उस पर जम गया ऐसे। और जब पतझड़ आया तो उसका पत्ता भी झड़कर वो मिट्टी बन गया। अब बोलिए ऐसा 600 वर्षों तक होगा तो वह स्थान कैसा रहेगा? तो उसी की वजह से मिट्टी से ढक गया था पूरा। हाँ, तो कोई आबादी था, जो स्टूडेंट थे वो तो सब जापान कोरिया चले गए। देखो बच्चे इतिहास के पन्नों में ये फोटो रहते हैं। जब खुदाई किए गए तो पहला आंगन ये मिला जहां हमने आपको जानकारी दे रहे थे कि धनुष है, वहाँ हाफ धनुष था, इसलिए आप लोग हो सके नहीं समझ पाए होंगे। यहाँ देखिए फुल धनुष है, सीढ़ी के नीचे में है बाबू। ऐसे ही बना हुआ वहाँ भी था लेकिन तुम लोग नहीं देखा तो कहे कि आगे दिखाएंगे। वहाँ पे वो धनुष, वहाँ पे देखिए वो सीढ़ी के नीचे, छोटा सीढ़ी के नीचे, बड़ा सीढ़ी के नीचे नहीं, वहाँ पे देखिए। हम थोड़ा सा हट जाओ तो बाबू जूम कर देते हैं। जब दूसरे राजा आए तो इसके ऊपर कंक्रीट का, तीसरे इसके ऊपर, यहाँ जो लोग रहते इसी रास्ते के सहारे वहाँ जाकर लोग मंदिरों में लोग पूजा करते थे। वो पूजा स्थल है, वो पूजा स्थल है, वो टेम्पल है। क्यों? उन दीवारों में देखो क्या चीज लगी हुई है, जहाँ मूर्ति है वहाँ पूजा करने का जगह है ना। चलिए, तो वहाँ तक नहीं जाने का भी रास्ता है? नहीं,
ऊपर जाने के लिए नया सीढ़ी फिर बना, फिर तीसरे आए उसको भी ढक दिए 200 बरस बाद, फिर वो तीसरी सीढ़ियाँ बनी हैं। इसके ऊपर जब ये ढका हुआ था तो हमने पिक्चर में दिखाया ना कि ऐसा टीले के समान। जब वो सीढ़ी को खोदा गया है तब वो सीढ़ी मिला है, वो जब खोदे गए तब वो सीढ़ी मिला है। तुम लोग अपने स्वयं विचार करो बाबू कि कौन सबसे सुंदर सीढ़ी है। सबसे नीचे वाला, यानी नीचे से बिल्डिंग बना, जो जितना पुराना है उतना ही सुंदर है, इसलिए बोले गए हैं ओल्ड इज गोल्ड। और ये मंदिर के पीछे जो गोल गोल है ये सब छात्र टीचर की समाधि है। जो छात्र यहाँ पढ़ने के क्रम में मर जाते थे, हिंदू धर्म वाले क्या करते, गंगा को पवित्र मानकर गंगा में जाकर लोग पर्व करते। बौद्ध धर्म वाले पर्व नहीं करते हैं, वो उनकी स्मारक बनाते हैं। कहाँ बनाएंगे? गंगा पवित्र आप मानते हैं, वो आपका मंदिर के पास वाला जमीन भी पवित्र ही होता है, इसलिए वो मंदिर के पास में। तो ये गोल गोल स्तूपाएं हैं। उस हॉस्टल में जो लोग रहते यहाँ पूजा करते, उनकी समाधि है। वो डिपार्टमेंट का लोग यहाँ नहीं पूजा करने आते, वो मंदिर है उसके आगे गोल गोल समाधि है। यानी ये लाइन मंदिर लाइन है, ये लाइन हॉस्टल है। लाइब्रेरी 3 था, अभी एक भी नहीं मिला। दरवाज़ा 4 था, एक भी नहीं मिला। आप लोग की इच्छा होगी इसकी ग्रुप फोटो और कहीं इच्छा फोटो तो बनाकर इसी रास्ते से आए हैं। यहीं से वापस जाने का रास्ता है। टॉयलेट जाने की सुविधा, लाल वाली बिल्डिंग भी है। पानी पीने के लिए बगल में लाल वाली बिल्डिंग है। यहाँ से पढ़ने के बाद कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। ऐसा नहीं समझिए कि अब पढ़ा दिए तो गाइड साहब सर्टिफिकेट देंगे, उस जमाने में ही नहीं मिलता था। ज्ञान लेकर ज्ञान का जो प्रचार करते थे ना, वही उनकी सर्टिफिकेट थी। इस जगह का नाम नालंदा है, 2 अक्षरों के मेल से बना, नालम प्लस दा। नालम मीन्स होते हैं कमल का फूल, वो ज्ञान का प्रतीक होता है। दा मीन्स दान देना, जो ज्ञान को दान दे वो जगह यह नालंदा है। इसकी लिखी हुई बुक लेना चाहेंगे तो बाहर में बच्चे लोग बुक बेच रहे हैं बहुत सारे, लाल, हरा, ब्लू, विभिन्न कलर के, लेकिन सारे बुक डुप्लीकेट है। एक ग्रीन कलर का बुक इस तरह का घास वाली कलर का देखेंगे कि वह बुक जो है वह मेरा स्वयं लिखा हुआ है। मैं राइटर भी हूँ, मैं बुक भी लिखा हूँ और आपका गाइड का भी काम किया। यही यहाँ का इतिहास है। किन्हीं बच्चों को कोई और चीज़ दोहराना है तो दोहरा लीजिए, नहीं तो अब सर के आदेशानुसार आगे का प्रोग्राम बनाइए। यही यहाँ का इतिहास है। अभी लाइब्रेरी नहीं मिला है और दरवाज़ा नहीं मिला है। बोलिए, और कोई प्रश्न है? किसी क्वेश्चन? बोलिए। बच्चे, आप लोग के मन में नहीं प्रश्न आया कि इतना सुंदर विश्वविद्यालय को, क्यों जलाया गया, हमारे विद्वानों की नगरी को वो किसने क्यों नष्ट किया? क्यों का जो प्रश्न है ना, बहुत सुंदर है बच्चे। वो तो अफगानिस्तान के रहने वाले थे और हमारा उस समय इंडिया 16 जनपद में थे, जिसमें मगध जनपद सबसे रिच कंट्री था। वो यहाँ वो घूमने आए थे। यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी एक स्टेशन का नाम है बख्तियारपुर। बख्तियारपुर जंक्शन का नाम तुम लोग सुना होगा। जी सर। 40 किलोमीटर दूरी पर है। वो वहाँ ठहरे हुए थे, अचानक उनकी तबीयत अस्वस्थ हो गया। किसी ने बताया कि नालंदा में जाइए, वहाँ औषधि की दवा बनती है, 10,000 छात्र 2,000 टीचर का उपचार होता है, आप भी ठीक हो जाएंगे। कहीं मैं अपने हकीमों की तो बहुत सारे दवाई खाई, ठीक नहीं हुए, वो क्या ठीक करेंगे? हमारे हकीम से ज़्यादा थोड़े पढ़े हैं वहाँ। कहीं सर आप जाकर तो देखिए। कहीं नहीं नहीं नहीं, हम बौद्ध धर्म का दवा नहीं खाएंगे, हम अपने हकीमों की ही दवा खाते हैं। कहते सर बुद्धिज्म में 3 यान होते हैं, हीन यान, महायान और तंत्रयान है। आप जाइए, आपको दवाई भी नहीं खिलाएंगे और तंत्र मंत्र से वो ठीक कर देंगे। इस ख्याल से बख्तियार खिलजी यहाँ आ गए। यहाँ के आयुर्वेद के सबसे बड़े विद्वान थे, उनका नाम था राहुल श्रीभद्र, जो औषधि के सबसे बड़े विद्वान थे। उनसे जब भेंट हुई तो उन्होंने कहा सर आपका रोग ऐसा है कि अगर आप दवा नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। कहीं मैं मर जाऊंगा लेकिन आपका बौद्ध धर्म का दवा मैं नहीं खाऊंगा। तब
इंडियन ऐसा होते हैं भारतीय कि ममता लगता है, ये मंगनी में मर जाएगा, कोई ना कोई दिमाग लगाया ही जाता है। और यहाँ तो विद्वानों की नगरी थी, वो दिमाग लगा दिए कि कुरान आप पढ़ते हैं सर, कहीं ना कुरान तो हर जगह बैठ के पढ़ते हैं, तो यहाँ बैठ के पढ़िए, लाइए, कहीं हमारे यहाँ कुरान है, हम कुरान पढ़ते हैं, आप यहीं के यहाँ कुरान है, अपने राज दरबारी से कुरान को भेजवा दीजिए। राज दरबारी जब यहाँ ले आए तो राहुल श्रीभद्र जो उनका रोग का दवा का पाउडर बनाए हुए थे, हर पन्नों में लेप लगा दिए। लेप लगाने के बाद उनको दे दिए कि आपको टास इतना ही दवाई खाना है, यानी 10 ही पन्ना प्रतिदिन पढ़ना है। 10 दिन में उनका डोज मिल गया, 10-10 पन्ना रोज पढ़े, 10 दिन में वो ठीक हो। उनको आश्चर्य, उनका पढ़ने का सिस्टम क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं देखे हो कभी? कैसे? मुंह से तो पढ़ता है सब लोग, तुम लोग भी मुँह से पढ़ नहीं। पहला सिस्टम उनका है पार्थी मारना, दूसरा सिस्टम है मूरी को ढूंढते रहना। क्या तुम लोग ही पढ़ने गए ढूंढते हो? तब सिस्टम ये मूरी ढूंढना। और तीसरा है आपका विपरीत, वो काम करेंगे। हम लोग थूक नहीं चाहते हैं सरस्वती मेला, वो बिना थूक लगाए हुए नहीं पढ़ेंगे, वो भर मुँह थूक ले क्या वैसे करेंगे। तो वो जो दवा लगा हुआ था उनका जिभिया में सट गया, जिससे उनको पेहम हुआ। जब वो ठीक हो गए तो अपने हकीम को डांटने लगे कि तुम लोग कौन पढ़ाई पढ़ा जो हम ठीक नहीं हुए, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। अंत में उनके हकीम लोग बता दिए कि आपके साथ छल किया गया। अब बोले थे कि बौद्ध धर्म की दवा नहीं खाएंगे, लेकिन आपको पेपर में ही दवा लगा दिया, वो दवा चाहते हैं जिससे आप ठीक। इसलिए उनको आक्रोश हुआ। यहाँ के छात्रों के पास शास्त्र था, शस्त्र की शिक्षा नहीं थी। बुद्धिज्म में था अहिंसो परमो धर्म, फाइट भी नहीं चला सकते थे। स्टूडेंट लोग क्या करोगे? तुम लोग यहाँ बैठे हो, अचानक को आतंकी आ जाए, क्या करोगे? अपना अपना झोला किताब लिया और चल दोगे ना घर। ऐसे ही जापान, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा सब भाग गए। आज वही कंट्री बुद्धिज्म हो गया। हमारे इंडिया में कोई स्टेट आज बुद्धिज्म नहीं। और बोलो बच्चे, और कुछ मन में? तुम लोग का भी बस कंप्लीट हो गया ना? बच्चों लोग बोलो कुछ नहीं। चलो देवानंद जो इस शूटिंग, ये पुरानी चीज पर नई चीज बनाएंगे ना तो यहाँ की गर्मा खत्म हो जाएगी। यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी राजगीर है। राजगीर में बनाया गया है, उस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है इंटरनेशनल नालंदा यूनिवर्सिटी। 2015 से उसमें ऑनलाइन पढ़ाई भी एमए और पीएचडी की हो रही है। सिंगापुर और जापान के लोग हॉस्टल में लोग रहकर पढ़ रहे हैं। यहाँ से 15 किलोमीटर राजगीर। तो आप लोग 1969 ईस्वी में सुपर हिट फिल्म का नाम है जौनी मेरा नाम, गूगल में भी निकालोगे तो आ जाएगा। वो हीरा का अटैची चोरा कर भागा है देवानंद हेवा मांगी। देवानंद जब भागा है वो रेलवे स्टेशन नालंदा से, तो यहाँ आकर वो रुका हुआ है बीच वाली सीढ़ी, और ऊपर वाला सीढ़ी पर उसके पीछे पीछे इंस्पेक्टर भी लगे हुए हैं सर। और वो चोरा कर जो अटैची आई है ना, इस सीढ़ी पर वो खड़ा हुआ है। तब जब वो खड़ा हुआ है तब खड़ा होकर ऐसे करके कहता, ओ मेरे राजा। तो ये यहाँ से सीढ़ी से उतरा है, ओ मेरी रानी। गलियारे में जाकर वो अटैची चेंज किए और गाना आधा राजगीर में झूला में चला गया है। इसलिए गाना का स्टार्टिंग नालंदा से है, गाना की समाप्ति रोपवे राजगीर पार्क से। यही है। समझ गया मैं तेरा बहाना, देर से आना आओ ये कहना, वादा निभाया ओ मेरे राजा। तो सर डॉक्टर रंजन कुमार जी, आपने हमें बहुत अच्छे से जानकारी दी नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमें जिस तरह से गाइड किए
ऐसा हम कई जगह गए हैं लेकिन कोई इतना विस्तार से गाइड नहीं करता है, वो कौन सी संक्षिप्त में जल्दीबाजी में रहते हैं। लेकिन आपके पास ऐसा कोई नहीं था, जितना देर लगे बच्चे को समझाए, अब बच्चों का हर सवाल का जवाब दिया। तो इसकी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो जय बिहार, जय नालंदा। ठीक है, आपका भी यात्रा मंगलमय हो, आप खुशी पूर्वक सभी लोग जाएं, पुनः फिर आएंगे तो मुझे याद करेंगे। डॉक्टर रंजन कुमार मेरा नाम है। नमस्कार। थैंक यू सर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेम्पल है, बौद्ध मंदिर का टेम्पल है। आप देख सकते हैं बौद्ध की मूर्तियाँ है, उस पर आपको जूम करके दिखा देते हैं। जो आप देख सकते हैं छोटे छोटे दीवारों में बौद्ध की मूर्ति है। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय देखने के लिए यहाँ पे बहुत से विदेशी टूरिस्ट भी आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत ही प्राचीन रहा है और हमारा भारत पहले विश्व गुरु था और इसी नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। और यहाँ पे देखिएगा बहुत पुराने ज़माने के बनाए हुए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रास्ता नहीं था, ये काट के बनाया गया है बीच में रास्ता। और नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर हम लोग सब प्रवेश कर चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और हमारे साथ रंजन कुमार ने पूरा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूरी जानकारी दी। और आप सबको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा पूरा नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में। और यहाँ पे हम सब आए हैं इनके क्लास के टीम द्वारा, और यहाँ पे इनके क्लास के बच्चे सारे आए हुए हैं और इनके सर नंदू सर भी यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सारे बच्चे जाते हुए बाहर की सीन है। तो आप सबको वीडियो कैसा लगा प्लीज़